तो गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की बीजेपी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड का दांव चल सकती है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक गुजरात सरकार एक कमेटी गठित कर सकती है। यह कमेटी राज्य में कॉमन सिविल कोड लागू करने की संभावना तलाश करेगी। आज गुजरात सरकार की कैबिनेट की बैठक है और इसके बाद गुजरात के गृह राज्य मंत्री आधिकारिक घोषणा कर सकते हैं। कांग्रेस कह रही है कि कॉमन सिविल कोड का मुद्दा केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तो कांग्रेस ने अभी से इस पर विरोध कर दिया है। गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अब चर्चा के केंद्र में आ गया है कॉमन सिविल कोड, जिसे लेकर चर्चा तो कई बार हुई है, लेकिन अब गुजरात की सरकार इसे लाने के बारे में सोच रही है। गुजरात की कैबिनेट बैठक में इसे लेकर फैसला होगा, कमेटी गठित की जाएगी जो कि इसकी संभावना तलाश करेगी। सवाल यह है कि गुजरात के विधानसभा चुनाव से पहले जनता पर किस तरह का असर डालेगा यह मुद्दा। विपक्षी पार्टियां इसका समर्थन करेंगी या विरोध। कांग्रेस ने तो विरोध कर दिया है, कह दिया है कि तो ये केंद्र सरकार का मुद्दा है, राज्य सरकार का मुद्दा नहीं है, गुजरात सरकार नहीं तय कर सकती है। सिविल कोड का दाव क्या बीजेपी चलने जा रही है गुजरात में? गुजरात में कैबिनेट बैठक के बाद इस पर फैसला होगा। गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं कुछ ही दिनों में। तो जिस मुद्दे की चर्चा इतनी हो रही है, कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये मुद्दा है क्या, इसे जरा समझने की कोशिश करते हैं। और ऐसा बार बार क्यों कहा जाता है कि सभी धर्मों, सभी जातियों के लिए कानून बराबर होना चाहिए, भारत के हर नागरिक के लिए एक जैसा कानून। इसका मतलब हुआ यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबके लिए एक समान कानून। धर्म और जाति के आधार पर किसी को राहत नहीं। ऐसा नहीं कि किसी धर्म के लिए कानून अलग, दूसरे धर्म के लिए कानून अलग, ये नहीं चलेगा। शादी हो, तलाक हो, इन दोनों ही मामलों में सबके लिए एक कानून हो, सबके लिए एक जैसे नियम हो। अलग अलग धर्मों के लिए शादी हो या तलाक हो, नियम एक जैसे होने चाहिए। जायदाद के हिस्से में धर्मों के लिए एक जैसा कानून, अलग अलग धर्मों में जायदाद का हिस्सा कैसे होगा, अलग कानून ना हो, एक ही हो। और गोद लेने की प्रक्रिया में भी कोई भेदभाव नहीं, एक समान कानून, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, गोद लेने की प्रक्रिया भी सबके लिए एक समान हो। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे हैं। तो चाहे शादी हो, चाहे तलाक हो, चाहे गोद लेने की बात हो, चाहे जायदाद की बात हो, विरासत की हो, उत्तराधिकार की हो, कानून सभी धर्मों के लिए बराबर। यह है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो इसे लेकर इतनी चर्चा क्यों होती है, इसे लेकर इतने सवाल क्यों उठते हैं, और वो सवाल क्या हैं जो बार बार उठते हैं, जरा ये भी आपको बता देते हैं। सिविल कोड से क्या जीत डीकोड हो पाएगी? गुजरात में बीजेपी ये दाव चलकर क्या अपनी जीत को पक्का करना चाहती है? जनता पर असर क्या होगा? सिविल कोड से क्या यह हासिल हो सकता है? सिविल कोड से क्या बदलेगा गुजरात का गेम? चुनाव से ठीक पहले इतना बड़ा दाव चलकर बीजेपी क्या वाकई ये सोच रही है कि इससे पूरा गेम पलट जाएगा? और गुजरात में क्या जीत की चाबी बीजेपी को मिल गई है? क्या जनता की नब्ज पकड़ ली है बीजेपी ने? और गुजरात चुनाव में क्या यूसीसी पर ही, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ही बड़ा दाव चला जाएगा? समान नागरिक संहिता क्या सत्ता दिलाएगी भारतीय जनता पार्टी को? एक लंबे वक्त से बीजेपी गुजरात में शासन में है। कांग्रेस ने टक्कर देने की कोशिश बहुत बार की, लेकिन हो नहीं पाया। अब तो आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला दाव कितना चलता है और क्या विपक्षी पार्टियां इसमें फंस जाती हैं, यह देखना होगा। और दो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा के लिए हैं। रोशनी कुशल जायसवाल हैं, कांग्रेस से हैं, और राशिद शरीफ हैं जो कि एसआईएम पीएलबी के अध्यक्ष हैं। सबसे पहले रोशनी जी, कॉमन सिविल कोड का मुद्दा तो कई बार उठाए, लेकिन अब चुनाव से ठीक पहले गुजरात में बीजेपी इसे लेकर ऐलान कर सकती है, संभावना है? गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। कई साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सबके लिए समान कानून अभी तक नहीं है। ये सोचने का विषय है पूरे देश की जनता के लिए कि अभी तक धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जाता है। अभी तक सबके लिए समान कानून क्यों नहीं है? गुजरात से ही हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं और गुजरात में ही अभी तक यूसीसी लागू नहीं हुआ है। अभी तक इस पर चर्चा चल रही है। अभी तक धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है, मुंद्रा पोर्ट, जो सब लोग वाकिफ है कि मुंद्रा पोर्ट पर न जाने कितनी बार ड्रग्स पकड़ा गया है, और वो प्रधानमंत्री के खास मित्र अडानी जी। बात अभी कॉमन सिविल कोड पे हो रही है, आप सहमत हैं? आप इसका स्वागत करती हैं? कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, लाया जाना चाहिए? हाँ,
लाया जाना चाहिए और बहुत पहले ही लाया जाना जा चुका होता, लेकिन अभी तक गुजरात में आया नहीं है। ये बहुत ही बड़ा सोचने चलिए, बड़ी बात है। सबसे रोशनी पहले जी, कांग्रेस मुद्दा पार्टी के नेता हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने कांग्रेस का स्टैंड जाना, वो कह रहे हैं तो केंद्र सरकार का काम है, राज्य सरकार का काम नहीं। रोशनी जी कह रही है आना चाहिए, स्वागत कर रही है। मेरे दो सहयोगी भी मेरे साथ हैं, अश्विनी और अंकुर मेरे साथ हैं। अंकुर, गुजरात में क्या वाकई बीजेपी ने नब्ज पकड़ ली है? सत्ता में वापसी अगर करनी है तो क्या कॉमन सिविल कोड ही वो जरिया होगा? देखिए, बीजेपी का अगर राष्ट्रीय राजनीति पर परिप्रेक्ष्य में अगर आप रोल देखेंगे, और उनमें सबसे बड़ा मुद्दा जो रहता है वो कॉमन सिविल कोड का रहा है। उन्होंने कहा कि गाहे बगाहे थोड़ी देर से ही सही, लेकिन ये मुख्य मुद्दा है, उस पर बात होनी चाहिए, इस पर बहस होनी चाहिए। गुजरात इलेक्शन करीब है, अंदाजा लगाया जा रहा है आने वाले 2 और 3 दिनों के अंदर शायद जो इलेक्शन कमीशन है यहाँ पर चुनावों की घोषणा कर दे। राजनीतिक जो जमीन है वो पूरी तरह तैयार हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल से लेकर जितने बड़े नाम हैं वो लगातार यहाँ रैलियां कर रहे हैं। ऐसे में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करना या उसको बहस का नया हिस्सा बना देना, ये अपने आप में एक अगला दाव के तौर पे देखा जाएगा। अंदाजा लगाया जा रहा है 3:30 बजे दोपहर में आज शाम को जो गृह राज्य मंत्री हैं हर्ष संघवी, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर सरकार की इसमें सोच क्या है, मंशा क्या है, दिशा और दिशा कैसे तय की जाएगी कि गुजरात में कॉमन सिविल कोड उत्तराखंड की तर्ज पर यहां पे लागू किया जा सके। ये तमाम मुद्दे होंगे जिसके ऊपर वो बात कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल बीजेपी ने एक बहस के लिए या कहीं राजनीतिक जो बहस शुरू हो चुकी है चुनावों के इर्द गिर्द, उसके लिए एक नया मुद्दा छेड़ दिया है। और अब यहां से इसमें आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, हर कोई धीरे धीरे उतरकर अपना पक्ष सामने रखने वाला है। ये एक नया जो द्वार, एक नया दरवाजा खोल दिया है उन्होंने राजनीतिक बहस का। अश्विनी भी वडोदरा से हमारे साथ है। अश्विनी, ये मुद्दा अचानक से उछाला गया है या अब तक जो प्रचार हुआ है, गाहे बगाहे इस तरह की चर्चा हुई है, या फिर आज अचानक से ही सामने आ गया ये मुद्दा? जी देखिए, ये मुद्दा बिल्कुल अचानक से सामने आया। हाँ, ये जरूर है कि इसको लेकर चर्चाएं होती रही हैं, लेकिन गुजरात चुनाव में ये मुद्दा अचानक आया है। और गुजरात चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले जो आखिरी कैबिनेट बैठक है आज, उसमें इस पर प्रस्ताव लाया जा सकता है। जिस तरह से हमने देखा कि उत्तराखंड में एक कमेटी बैठाई गई, रंजना देसाई जो रिटायर्ड जो है जज रही हैं, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बैठाई गई। इस कमेटी ने 7 अक्टूबर तक लोगों से अलग अलग राय मांगी थी। लोगों की राय काफ़ी उसमें आया, जिसकी वजह से 22 अक्टूबर तक जो है डेट बढ़ा दी गई और 60,000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी राय दी है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। और यही जो डिटेल है, इसको आगे उत्तराखंड की जो कमेटी है वो सरकार के सामने रखेगी और फिर आगे उसको कानून के तौर पर लागू किए जाने की कोशिश वहाँ पे शुरू की जाएगी। वही पैटर्न गुजरात में भी अपनाया गया। यहाँ पर भी रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी, जो अभी तक हमारे सूत्रों से जानकारी मिल रही है। और फिर जो गुजरात की जनता है उनसे बाकायदा उनके सुझाव मांगे जाएंगे और सुझाव आने के बाद इसे कैसे लागू किया जाए ये तय होगा। हालांकि तब तक जो है बीच में चुनाव है, देखना होगा कि चुनाव के नतीजे क्या आते हैं। लेकिन ये जो मुद्दा आज उठा है, ये चुनाव बीजेपी के पक्ष में आए, ये उसी की कोशिश है। और जाहिर सी बात है, जो रिटायर्ड जज बैठेंगी, जो कमेटी बनाई जाएगी, जब वो अपनी रिपोर्ट देंगी तब तक चुनाव का नतीजा आ चुका होगा और चुनाव का नतीजा किसके पक्ष में आएगा ये देखना दिलचस्प होगा। अगर कुछ बदल जाता है, यानी बीजेपी अगर नहीं आती है, तब यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या होगा। लेकिन बीजेपी का जो दाव है, अगर ये सफल हो जाता है तो जाहिर सी बात है जो भी सुझाव कमेटी की तरफ से आएंगे उसको अमली जामा पहनाने की पूरी कोशिश गुजरात सरकार की तरफ से की जाएगी। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जैसा भी कांग्रेस की नेत्री कह भी रही थी कि 27 साल हो गए लेकिन अब जाकर इन्हें याद आए, तो ये बात बिल्कुल सही है कि अब चुनाव की तारीखों का ऐलान जब आखिरी मुहाने पर है, अगले 2-3 दिनों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, तो उसके ठीक पहले आखिरी कैबिनेट बैठक की लिए जाने की बात हो रही है, प्रस्ताव यूनिफॉर्म सिविल कोड का लाने की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से राजनीतिक जमीन और मजबूत करने बिल्कुल आप भी यही कह रहे हैं कि 27 साल हो गए शासन में, लेकिन अचानक से ठीक चुनाव से पहले याद आ रहा है। तो एसएन सिंह साहब भी हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से। एसएन सिंह साहब, सवाल यही है कि 27 साल हो गए आपको गुजरात में शासन करते हुए, अचानक से चुनाव से पहले कॉमन सिविल कोड की याद क्यों आई? विशाल जी देखिए, 60-70 साल राज की है जो कांग्रेस पार्टी है देश पर, लेकिन ये बंटवारे की राजनीति किसने शुरू किया? कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया। जब देश आजाद हो जाता है उसके बाद भी आप कहते हैं कि एक धर्म माइनॉरिटी अपने धर्म का एजुकेशन दे सकती है और जो मेजॉरिटी के लोग हैं वो अपने धर्म का एजुकेशन नहीं दे सकते हैं। और इन लोगों ने ही कहा कि इस धर्म के लिए अलग कानून रहेगा, उस धर्म के लिए अलग कानून रहेगा, इसी देश में एक और देश रहेगा, जम्मू कश्मीर अलग रहेगा, वहां 370 रहेगा। बाबा साहब नहीं चाहते थे, वहां तो अब्दुल्ला परिवार बाबा साहब से मिलने आया था
और वो मिलने से इनकार कर दिए। उन्होंने कहा अरे वहां का राशन पानी हम देंगे, बिजली सड़क हम देंगे, और वो देश हमसे गवर्न ही नहीं होगा, हम तो उस पर मिलेंगे ही नहीं। जवाहरलाल नेहरू जी उनसे नाराज हो जाते हैं और दो बार चुनाव उनको हरवाने का कार्य करते हैं। तो ये लोग तो हमेशा से भारत विरोधी कार्यों में लगे रहे, क्योंकि इनको जो है विदेशी ताकतों ने इसीलिए बनाया कि जैसे वो रोशनी जवाब देना चाह रही हैं आपको। ठीक है रोशनी, के लिए फिर नेहरू जी पे चले गए आप ही कहते हैं कि हम क्या आप नेहरू युग का अंत हो गया, आप ये मान ली। नेहरू जी के पास बार बार क्यों जाते हैं? 27 साल से कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है ना गुजरात में। गुजरात में तो आपकी सरकार चल रही है ना। संविधान को याद दिलाते हैं कि किस उसके बाद भी आप नेहरू जी पे चले जा रहे हैं। उसके बाद भी समान अधिकार नहीं दिया है आपने लोगों के लिए, और उसके बाद आप नेहरू जी पे चले जा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू जी की बातें हो रही हैं आपके डिबेट में। जी न्यूज से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि बात ठीक मुद्दे पर रहते हैं। राशिद शरीफ भी हमारे साथ है। राशिद जी, सभी धर्मों के लिए एक समान कानून होना चाहिए या नहीं? स्वागत करेंगे। बिल्कुल नहीं होना चाहिए सर। हमारा मोहम्मदी लॉ है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इजाजत देता है और हर कम्युनिटी को इजाजत देता है। आप है तो यूपी में 403 सीटा है, कहाँ है मुसलमान? इतने सीट पे मुसलमान ठहरे हुए। 80 सीट है तो एमपी के है, कहाँ है मुसलमान? और यहाँ पे बीफ का बड़ा कारोबार चल रहा। हाँ, 70 कंट्रीज को आप सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे कहाँ है? आप बताइए, जितने भी एयरपोर्ट पोर्ट जो भी बेचा जा रहा है, ये बीजेपी को अब सब है तो मस्खरे पने में ले रहे हैं लोगों को। बीजेपी को इजी ले रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे हैं कि गरीबों को भोजन की व्यवस्था की जा रही है, उनके शौचालय की व्यवस्था की जा रही है, उनके यहाँ बिजली की व्यवस्था की जा रही है, उनको गैस कनेक्शन देने का कार्य किया जा रहा है, सीमा पे सड़कें बनाई जा रही है, 104 सैटेलाइट छोड़ा जा रहा है, यूक्रेन और रशिया का युद्ध होता है, तो भारत के झंडे तले दुनिया के लोग भी बच के। आज देखिए आप, हमारे तेलंगाना में हमारे 4 एमएलए को खरीदने के लिए 100 करोड़ रुपए लेके आके पकड़े गए लोग। इनको अब बीजेपी सिर्फ 2024 आखिरी इनका एंड है। इनको सिर्फ अब पब्लिक मस्खरे पने में ले रहे हैं। इनको वो ऐसा कर देंगे, वो हिजाब को ऐसा कर देंगे, औरतों को बुर्का निकाल कर बाहर फेंक देंगे, मुसलमानों को अंदर कर देंगे, आजम खान को अंदर। चलिए ठीक है, ठीक है। मुद्दे से थोड़ा सा भटक रहे हैं। अश्विनी उपाध्याय वरिष्ठ वकील हमारे साथ जुड़ गए। अश्विनी जी, कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये कोई ऐसा मुद्दा तो है नहीं कि पहली बार चर्चा हो रही है, लेकिन जब चुनाव से ठीक पहले इसे फिर उठाया जाता है तो सवाल उठता है कि क्या सिर्फ चुनाव जीतने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की याद आती है, या फिर वाकई हम उसे लेकर उतने सीरियस हैं? देखिए, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है आज का डेवलपमेंट, क्योंकि मैं सुबह से। अश्विनी जी, डेवलपमेंट यह है कि अब खबर आ रही है कि गुजरात में कैबिनेट की बैठक के बाद आज कॉमन सिविल कोड को लेकर एक कमेटी का गठन किया जा सकता है जो इसके लिए संभावना तलाशेगी गुजरात में। हाँ, तो विशाल जी, मेरा ये कहना है कि कॉमन सिविल कोड का मतलब सबको बराबर अधिकार। तो देश में तो ऑलरेडी संविधान है, संविधान का मतलब समान विधान, समान विधान का मतलब सबके लिए एक विधान। तो जैसे एक इंडियन पिनल कोड सबके लिए, एक ऐसे इंडियन सिविल कोड होना चाहिए। उसको कॉमन सिविल कोड कहने के बजाय आप उसको इंडियन सिविल कोड कहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। और जहां तक बात यह है, तो कॉमन सिविल कोड से हिंदुओं को कोई फायदा नहीं है। हिंदुओं में लड़के लड़की की शादी की उम्र पहले बराबर हो चुकी है, गुजारा भत्ता सबको मिलता है, गोद लेने का अधिकार सबको मिला हुआ है, विरासत का अधिकार सभी बेटियों को मिला हुआ है, वसीयत का अधिकार सभी बेटियों को मिला हुआ है, भरण पोषण का अधिकार सबको मिला हुआ है। तो कॉमन सिविल कोड आने से ऐसा नहीं कि हिंदुओं को कोई फायदा होना, कोई फायदा नहीं होने वाला है। बहुत बड़ी गलतफहमी है। अनफॉर्चुनेटली कॉमन सिविल कोड के बारे में जो लोग जानते नहीं है वो भी इसके पक्ष विपक्ष में खड़े हो जाते हैं। सच्चाई ये है कि कॉमन सिविल कोड की जरूरत हमारी मुस्लिम बेटियों को है। क्यों? क्योंकि अभी उनकी शादी की उम्र बहुत कम है। जो कॉमन सिविल कोड आएगा, उनकी शादी की उम्र बढ़ेगी, स्वाभाविक सी बात उनको फायदा होगा। अभी उनको कोई गुजारा भत्ता नहीं मिलता, केवल मेहर की रकम मिलती है। तो कॉमन सिविल कोड आएगा तो स्वाभाविक सी बात है उनको भी मेंटेनेंस मिलेगा, उनको भी गुजारा भत्ता मिलेगा। अभी मुस्लिम बेटियों को आज भी ट्रिपल तलाक भले खत्म हो गया, लेकिन तलाक के हसन, तलाक के किनाया, तलाक के बाइन आए, कई तरीके के तलाक चल रहे हैं जो ईमेल के जरिए, पोस्ट ऑफिस के जरिए, कुरियर के जरिए, स्पीड पोस्ट के जरिए आज भी चल रहे हैं। तो कॉमन सिविल कोड आएगा तो तलाक लेने का प्रोसीजर सबके लिए एक हो जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात इसका फायदा भी हमारी मुस्लिम बेटियों को होगा, हिंदू बेटियों को कोई फायदा होना नहीं इससे। इसी तरीके से अभी हमारी मुस्लिम बेटियों को गोद लेने का अधिकार नहीं है, उनको भरण पोषण का अधिकार नहीं है, उनको विरासत में इक्वल राइट नहीं है, उनको वसीयत में इक्वल राइट नहीं है। तो कॉमन सिविल कोड आएगा तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कॉमन सिविल कोड का सबसे ज्यादा फायदा हमारी मुस्लिम बेटियों को मिलेगा, उसके बाद पारसी बेटियों को मिलेगा, उसके बाद क्रिश्चियन बेटियों को मिलेगा, और हिंदू बेटियों को बहुत थोड़ा सा, जैसे सक्सेशन इसको कहते हैं नहीं, प्रॉपर्टी में जो थोड़ा सा डिफरेंस है
महिला और पुरुष में थोड़ा सा बहुत डिफरेंस, उतना ही फायदा होगा। अदरवाइज चूंकि देश में संविधान है और कॉमन सिविल कोड तो एक्चुअली सेकुलर कंट्री के लिए बहुत जरूरी है। दुनिया के जितने भी देश है जहां सेकुलरिज्म है वहां पर्सनल लॉ नहीं चलता। सेकुलरिज्म और पर्सनल लॉ एक नदी के दो किनारे हैं, या तो कंट्री सेकुलर होता है या तो कंट्री पर्सनल लॉ से चलता है। अनफॉर्चुनेटली हम कहते हैं सेकुलर है, संविधान में सेकुलर वर्ड भी जोड़ दिया, लेकिन हम पर्सनल लॉ यूज कर रहे हैं। हिंदू के लिए अलग विधान, मुस्लिम के लिए अलग विधान, पारसी के लिए अलग, ईसाई के लिए अलग। तो एक्चुअल में हम कहते हैं संविधान है, लेकिन यहाँ संविधान नहीं, यहाँ बहुविधान चल रहा है। तो कॉमन सिविल कोड आएगा तो मुझे लगता है इस देश को सबको स्वागत करना चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम का कोई विषय नहीं है, ये केवल और केवल समान अधिकार की बात है, इक्वल राइट देने की बात है। अगर मेरी 4 बेटियां हैं, अभी आज क्या हो रहा है कि मेरी 4 बेटियों में से अगर एक बेटी हमारी हिंदू से शादी करे, एक मुस्लिम से करे, एक पारसी से करे, एक ईसाई से करे, तो शादी के बाद उन चारों के जो सिविल राइट है बदल जाते हैं, प्रॉपर्टी के राइट बदल जाते हैं, विरासत का राइट बदल जाता है। सेकुलर कंट्री में क्या होता है कि चारों बेटियां मेरी शादी के पहले जो उनका अधिकार है, शादी के बाद भी वही अधिकार रहेगा। वो किसी से शादी करें, किसी से निकाह करें, किसी से मैरिज करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनके जो राइट्स हैं, चाहे वो तलाक लेने की प्रक्रिया है, तलाक लेने का तरीका है, या गुजारा भत्ता है, या विरासत है, या वसीयत है, गोद लेने का अधिकार है, तो ये सब इक्वल रहेंगे, उसमें चेंज नहीं आएगा। तो मुझे लगता है इसको सबको वेलकम करना चाहिए, अननेसेसरी इसका अपोज करके इसको डिस्प्यूट नहीं खड़ा करना चाहिए। ये केवल और केवल जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी का इशू है। बहन बेटियों को बराबर अधिकार देने की बात है। ठीक है, ऐसा कि अगर 1 मिनट बात कंप्लीट कर रहा हूं, अभी क्या कर लीजिए। अभी मान लीजिए एक टावर में 4 फैमिली रहती है एक ही फ्लोर पे, कि फ्लैट नंबर 1 हिंदू, फ्लैट नंबर 2 मुस्लिम, फ्लैट नंबर 3 पारसी, फ्लैट नंबर 4 ईसाई। अभी क्या हो रहा है, अभी उन चारों के रहते हैं एक ही फ्लोर पे है, एक ही टावर में रहते हैं, एक ही फ्लैट पे रहते हैं। अभी उन चारों के जो मैरिज के राइट से अलग अलग हो गए हैं। कॉमन सिविल कोड आएगा तो सबका इक्वल हो जाएगा। अभी मान लीजिए जुड़वा बेटियां हैं, जुड़वा बेटियों में से एक हिंदू शादी करे, एक मुस्लिम शादी करे, तो शादी के बाद उनके राइट चेंज हो जा रहे हैं। कॉमन सिविल कोड आएगा तो उनके राइट बराबर रहेंगे, इसलिए सबको स्वागत करना चाहिए इसका। ठीक है राशिद शरीफ, इतने सरल शब्दों में अश्विनी उपाध्याय ने बात समझा दी कि भाई फायदा तो आप ही का है, फिर विरोध किस बात का। और अगर आप कहते हैं सेक्युलर है तो फिर पर्सनल लॉ क्यों? दोनों एक साथ नहीं चल सकते। ये लोग क्या है, ये हमारे इस्लाम को और कुरान को गलत साबित करने के चक्कर में रहते। इन लोगों को चाहिए कि कुरान शरीफ पढ़े, इनको चाहिए कि है तो इस्लाम को करीब से देखे, इस्लाम की है तो जो जितने भी आज अच्छाइयां हैं उसको है तो आप नजरअंदाज करके क्या करना है। सब जैसा साउथ में 5 स्टेट्स है, अब इसमें कर्नाटक में उसकी अलग लैंग्वेज है, तेलंगाना की अलग लैंग्वेज तेलुगु है, उधर कन्नड़ी है, तमिलनाडु में अलग तमिल है, केरला में अलग है। ये सब कैसा करेंगे आप? और आपको इजाजत कौन दिया ये सब ये चीजों को? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमको इजाजत दे दिया कि हम अपने धर्म पे रह सकते, हम क्या खाना है हमारी मर्जी, क्या पहनना है हमारी मर्जी। तुम कौन होते? तुमको हम कुछ बोल रहे? गौमूत्र पियो कुछ बोल रहे नहीं, गोबर खाओ कुछ बोल रहे नहीं। अरे जो करते तुम करो, कुछ बोल रहे नहीं। जब मुसलमानों के बारे में आप जब जानते नहीं तो इस तरीके की बात कर रहे नहीं। आज बताओ, आप सिविल कोड बता रहे, लखनऊ में कितने चाहिए? मैं लखनऊ में इलेक्शन में था, वहां पे 403 सीट है। बताइए कितने मुसलमान को दिए? बताइए 80 MP सीट है, कितने? जब सोच आपकी अच्छी है, कॉमन सिविल कोड लाने की चक्कर है, तो मुसलमानों को भी उठाओ। आज हर मुसलमान लीडरों को अंदर डाल दिया, जितने भी धार्मिक गुरु है सबको अंदर डाल रहे हैं आप। ये है आपका 4000 से ज्यादा है तो गुजरात में खतल हारतगिरी हो गई। अच्छा राशिद जी, आप उस मुद्दे से भटक कर बाकी सारी बातें कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं अश्विनी उपाध्याय ने आपको जो फायदे बताए कॉमन सिविल कोड के, उनमें से आप बता दीजिए कि नहीं ये फायदे हमें नहीं चाहिए, ये फायदे नहीं मिलेंगे। बिल्कुल कोई फायदा नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये किस्सा है तो सिर्फ इस्लाम को बदनाम करने के लिए चल रहा है। इतने फायदे उन्होंने गिनाए, इतने फायदे अगर मुस्लिम बहन बेटियों को मिलते हैं तो नुकसान कैसे होगा? मुसलमानों में जितने बच्चियों को हमारे फायदे हैं, कोई भी इस्लाम में नहीं, कोई भी दूसरे मजहब में नहीं है। जितने मुसलमान में, जितने इस्लाम में मुस्लिम बच्चियों को फायदे हैं, आप जानो तो सही, पढ़ो तो सही। आप नहीं, आप बता दीजिए ना, तभी तो आपको बुलाया है बहस में, कि आप बता दीजिए। अश्विनी उपाध्याय ने जो बात बताई है बता दीजिए कि गलत है ये बात। बिल्कुल गलत है सब बात। ये सारे अधिकार मिलते हैं। ठीक, अश्विनी उपाध्याय जल्दी से, समय कम है। देखिए, पहली बात तो वो हमको कह रहे हैं कुरान पढ़ो। भैया मैं कुरान नहीं, मैं भारत का नागरिक हूँ, सबसे पहले मैं भारतीय हूँ, इसलिए सबसे पहले मैं संविधान पढ़ना मेरी ड्यूटी है, और देश के सभी लोगों को संविधान पढ़ना चाहिए। और ये कॉमन सिविल कोड के बारे में 17 नवंबर 1948 को बहस हुई थी, अब से करीब
75 साल से ज्यादा हो गया है, 1948 की बात बता रहा हूँ। और उस बहस में सब लोग शामिल हुए थे, रफी अहमद किदवई शामिल हुए थे, मौलाना कलाम शामिल हुए थे, नेहरू जी इस बहस में शामिल थे, बाबा साहब अम्बेडकर शामिल थे। तब मुझे नहीं पता कि राशिद साहब अम्बेडकर साहब से ज्यादा विद्वान है या रफी अहमद किदवई मौलाना कलाम से ज्यादा इनको इस्लामिक जानकार है, मेरे को आइडिया नहीं है कितने बड़े जानकार हैं। लेकिन मेरा तो ये कहना है कि जब एक बार लंबी चर्चा के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया, उसको लागू करना संविधान ये सरकार की ड्यूटी है। सरकारें फेल हो गई 75 साल में, ये सरकारों का नकारापन है, ये सरकारों की फेलियर रही है कि पिछले 75 साल में 125 बार संविधान संशोधन हुआ, 4-5 बार सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी पलटे गए, लेकिन कॉमन सिविल कोड जो हमारे संविधान की आत्मा है। ठीक, माफी के साथ रोक रहा हूं आपको, समय मेरे पास इतना ही। आप कह रहे हैं कि 75 सालों में अब तक हो जाना चाहिए था। मेरा फिर भी सवाल आपसे यही रहेगा, समय हमारे पास अभी तो इतना ही है, इस बहस को यहां पर रोकना पड़ेगा। सवाल मेरा फिर भी यही रहेगा कि हम क्या सीरियस हैं इसे लेकर, क्योंकि अगर सीरियस हैं तो फिर चुनाव हो या ना हो, इस पर चर्चा होनी चाहिए। गुजरात में अब बात यह सामने आ रही है कि चुनाव से ठीक पहले इस मुद्दे को एक बार फिर से उठाया जा रहा है। जनता पर कितना असर होता है, चुनाव पर कितना असर होता है, यह देखना होगा।